नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का पाठ्यक्रम। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर में एक विषय चलती है जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। मित्रों, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का पाठ्यक्रम। मित्रों, इस विषय को 3 यूनिटों में बांटा गया है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के पाठ्यक्रम को 3 यूनिटों में बांटा गया है, जिसमें पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोग को कक्षा शिक्षण व विषय वस्तु तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, इस टॉपिक के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 से संविधान का अनुच्छेद 29(2) एवं अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियों का अध्ययन करना है। मित्रों, पहली यूनिट के दूसरे पॉइंट में बच्चों के अधिकार से संबंधित नियमों व कानून के विषय में पढ़ना है और पहले यूनिट के तीसरे बिंदु में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में पढ़ना है, जिसे हम RTE 2009 भी कहते हैं। मित्रों, दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां टॉपिक के अंतर्गत पहले पॉइंट में स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी के विषय में पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, आकलैंड एवं कर्जन के योगदान के विषय में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट के तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लोग कोठारी आयोग के विषय में पढ़ेंगे। चौथे पॉइंट के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के विषय में पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट के 5वें बिंदु में हम लोग यशपाल समिति के विषय में पढ़ेंगे तथा छठे बिंदु में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विषय में पढ़ेंगे, जिसे NCF 2005 भी कहा जाता है। और दूसरी यूनिट के अंतिम बिंदु में शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 अर्थात NCFTE 2009 के विषय में पढ़ेंगे। मित्रों, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के तीसरी यूनिट में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, इस टॉपिक के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होंगी, इसके अंतर्गत हम लोग पहले पॉइंट में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जिसे हम OB या OBB भी कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। मित्रों, फिर से सुन लें, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के तीसरे यूनिट में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इस टॉपिक के अंतर्गत पहले बिंदु के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का अध्ययन करेंगे। तीसरे यूनिट के दूसरे पॉइंट में सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम PMOST कहते हैं, इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। तीसरे बिंदु में हम लोग प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चौथे पॉइंट में हम लोग बेसिक शिक्षा परियोजना के विषय में अध्ययन करेंगे। पांचवें बिंदु में हम लोग जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय, जिसे DPEP भी कहा जाता है, इस टॉपिक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अगले बिंदु में मित्रों हम लोग विद्यालय शिक्षा की तैयारी अर्थात स्कूल रेडीनेस
कार्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। अगले बिंदु में हम लोग संपूर्ण साक्षरता अभियान के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अगले पॉइंट में हम लोग सर्व साक्षरता अभियान के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अगले पॉइंट में हम लोग NPEGEL, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, का अध्ययन करेंगे। अगले बिंदु में हम लोग स्कूल चलो अभियान का अध्ययन करेंगे और इसके अगले बिंदु में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात ECCE कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण, जिसे हम मिड डे मील योजना भी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात अगले बिंदु के अंतर्गत हम लोग छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर, इन सब टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, यह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का पाठ्यक्रम था। और आइए मित्रों, हम लोग कुछ योजनाएं हैं जिनका पूरा नाम निम्नवत है, तो इन योजनाओं का अध्ययन कर लेते हैं। पीमोस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। एसओपीटी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एनपीईजीईएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। अगली योजना मित्रों ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद मित्रों आइए नोट पॉइंट पे अध्ययन करते हैं। पहला नोट पॉइंट है 5 मई सन 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। दूसरा नोट पॉइंट है राज्य स्तर पर भी उसी के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट है मित्रों, तीसरा नोट पॉइंट है देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान या प्रौढ़ शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन है किंतु असंभव नहीं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के पाठ्यक्रम को समझा है। अब आइए मित्रों, इस विषय का जो पाठ्यक्रम है क्रमशः उनके सभी टॉपिकों का सारांश समझ लेते हैं। मित्रों, इसमें जो हमारा मूल पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो इस विषय की समरी प्रस्तुत की जा रही है, अर्थात सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है जो संक्षिप्त में है। तो सबसे पहले मित्रों, हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, इस यूनिट का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 21 से क्या है इसके विषय में समझ लेते हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा।
तो मित्रों ये थी संविधान के अनुच्छेद 21(a) की व्याख्या। इसको एक बार विस्तार से समझते हैं। धारा 21 है क्या? दिसंबर सन 2002 में अनुच्छेद 21 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं मित्रों। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत कहा गया है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। फिर से सुन ले मित्रों, अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अगली व्याख्या है तो अनुच्छेद 45 की। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर से सुन ले मित्रों, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगली व्याख्या देखते हैं मित्रों, बाल अधिकार या बच्चों के अधिकार। तो बाल अधिकार को समझ लेते हैं मित्रों। 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के विधिक अधिकारों की घोषणा की गई। 11 दिसंबर सन 1992 को भारत सरकार द्वारा इन बाल अधिकारों को स्वीकार किया गया, जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक बालक को जन्म के तुरंत बाद राष्ट्रीयता प्राप्त करने का और पंजीकरण का अधिकार है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक बालक को अपना नाम और राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को अपने परिवार से संबंध बनाए रखने का अधिकार है। चौथा पॉइंट है, अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति में राज्य द्वारा संरक्षण देना। अगला पॉइंट है मित्रों, गोद लिए गए बच्चों के हितों पर ध्यान देना। छठा पॉइंट है मित्रों, बच्चों को बाल श्रम और मानसिक शोषण से बचाना। सातवां पॉइंट है, लैंगिक शोषण से बचाव। आठवां पॉइंट है, नशीले द्रव्यों से बचाने का अधिकार। नौवां पॉइंट है, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाना भी बच्चों का अधिकार है। और अंतिम पॉइंट है, किसी भी बालक को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माता पिता से अलग नहीं किया जाए। तो मित्रों, यह बाल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए मित्रों,
हम लोग बाल कामगारों की विधियां, इसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं, जो इसी टॉपिक के अंतर्गत है, अर्थात बाल अधिकार के अंतर्गत ही है। बाल कामगारों की विधियां अर्थात कानून, बाल जो बालक काम करते हैं या श्रम करते हैं उनके लिए क्या कानून बनाया गया है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पहला कानून बनाया गया है वह है श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1993। इसमें कहा गया है बालक से अभिप्राय 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। दूसरा कारखाना अधिकार है जो 1948 में पास हुआ, जिसमें कहा गया है बालकों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जिसने 18 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो और 15 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, वह किशोर है। फिर से सुने मित्रों, जिस बालक ने 15 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है वह बालक माना जाएगा, और जिस बालक ने 15 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली हो किंतु 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की हो वह किशोर माना जाएगा। अगला है खान अधिनियम 1952। यहाँ मूल रूप से बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 15 वर्ष की आयु न प्राप्त की हो। अन्य अधिनियमों की भांति यहाँ पर भी कार्य के घंटों, साप्ताहिक आराम आदि के लिए प्रावधान है, अर्थात 15 वर्ष के कम बच्चों को खानों में नहीं लगाया जा सकता। अगला है मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961। मित्रों, यहाँ भी 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाना है। अगले टॉपिक का हम लोग अध्ययन करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RTE 2009 भी कहते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो मित्रों, यही है जो अनुच्छेद 21 में हमने व्याख्या की थी कि राज्य एक कानून बनाएगा जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षित करेगा। राज्य उनको ड्रेस भी देगा, उनको स्टेशनरी की सामान भी देगा, पढ़ने लिखने की सारी सामान देगा। उसके बाद दोपहर में भोजन का भी प्रबंध करेगा और सारी जो भी राज्य बालकों पे खर्च करेगा उसका बालक को कोई शुल्क नहीं देना है और शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त है। शिक्षा के साथ साथ बालकों को ड्रेस, जूता, कपड़ा और स्टेशनरी और भोजन सब कुछ दिया जा रहा है। तो मित्रों, आशा है यह टॉपिक समझ में आया होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसमें गार्जियन के लिए भी यह प्रावधान बनाया गया, अर्थात बच्चों के माता पिता को भी यह प्रावधान बनाया गया है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को अशिक्षित नहीं रखेगा, क्योंकि सरकार माता पिता से फीस तो मांग नहीं रही है, बच्चे से फीस तो मांग नहीं रही है। तो सभी माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजें और उनको 100% शिक्षित करें। अब हम लोग यूनिट 2 की व्याख्या कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, इनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1813 के आज्ञा पत्र में 43वीं धारा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद उल्लेखित है।
मित्रों 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें 43वीं धारा थी अर्थात 43 धारा थी, उसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब की संपूर्ण साहित्य के समान है। अर्थात 1813 के आज्ञा पत्र में जो 43वीं धारा है उसकी व्याख्या करने के लिए एक बहुत बड़े कानून के विद्वान मैकाले को भारत बुलाया गया और उसने अपना निर्णय पाश्चात्य भाषाओं के हित में दिया। अगली थ्योरी है मित्रों छनाई या निस्यंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत में उच्च लोगों को शिक्षा दिया जाता था ताकि वे निम्न व साधारण लोगों को शिक्षित कर सकें। अगला पॉइंट है मित्रों, लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक कानून सदस्य के रूप में भारत आया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, ये पूछा भी जाता है परीक्षा में। लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक कानून सदस्य के रूप में भारत आया। अगला पॉइंट है, मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया। फिर से सुने मित्रों, मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले द्वारा विवरण पत्र में प्रस्तुत सभी संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान की थी और 7 मार्च 1835 मुझे सुनिए मित्रों 7 मार्च 1835 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति घोषित की थी। इसमें लिखा गया था, शिक्षा के उद्देश्य के लिए विनियोजित समस्त धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा पर हो सकेगा। अर्थात जो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी, अर्थात पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की थी और उसी को लॉर्ड मैकाले ने विलियम बेंटिक के पास भेजा और विलियम बेंटिक ने भी हूबहू उसको लॉर्ड मैकाले के विचार पर मोहर लगा दी। अगला पॉइंट है, अगली व्याख्या मित्रों, वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। वुड का घोषणा पत्र सन 1854 ईस्वी को पारित हुआ। वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में बसु महोदय ने लिखा है। फिर से सुने मित्रों, वुड के घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने कहा है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। फिर से सुनने मित्रों, वुड के घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने कहा है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। अगला पॉइंट है, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। फिर से सुनिए मित्रों, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। फिर से सुनिए मित्रों, वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला उद्देश्य था भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना।
दूसरा उद्देश्य था भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य था भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। फिर से सुने मित्रों, भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। और चौथा उद्देश्य था भारतीयों को अपने समृद्धशाली व्यक्तित्व को समृद्ध बनाने में सहायता देना। इसके विषय में वुड के घोषणा पत्र के विषय में कहा गया है कि वुड के घोषणा पत्र ने देश के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए एक समग्र योजना प्रस्तुत की थी। तो यह समग्र योजना इस प्रकार है। जन शिक्षा। जन शिक्षा के अंतर्गत वुड ने निस्यंदन सिद्धांत की आलोचना की, जो पूर्ववर्ती गवर्नर द्वारा लागू किया गया था। इसकी आलोचना वुड ने की। जो निस्यंदन सिद्धांत है यह गलत है, क्योंकि निचले तबके में अशिक्षित अधिक हैं और कुछ ही लोग सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली। आज्ञा पत्र में विद्यालयों को सहायता अनुदान, शिक्षकों की वेतन वृद्धि, पुस्तकालय, भवन निर्माण, विज्ञान कक्ष तथा छात्रवृत्तियां आदि के लिए अलग अलग धन देने का सुझाव दिया गया तथा विद्यालयों को सहायता अनुदान देने के लिए निम्नलिखित दशाओं की संस्तुति भी की गई। पहला पॉइंट है ऐसे विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाएगा जो धन निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें। दूसरा पॉइंट है जो विद्यालय सरकारी निरीक्षण एवं सहायता अनुदान संबंधी नियमों को स्वीकार कर लें, ऐसे लोगों को धन दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लेते हो, अर्थात जो छात्रों से कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लेते हो। चौथा पॉइंट है जो स्थानीय प्रबंध में सुव्यवस्थित रूप में चलते हो, अर्थात जो प्रबंध कमेटी के द्वारा जो विद्यालय चलते हो उनको भी सहायता दे जाने का प्रावधान दिया जाने का प्रावधान किया। फिर तो सुने मित्रों, जो विद्यालय प्रबंध कमेटी के द्वारा चलते थे स्थानीय प्रबंध में, उनको भी धन देने की बात की गई, सहायता देने की बात की गई। अगला है मित्रों, वुड ने स्त्री शिक्षा की बात की। वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा की प्रमुखता से बात की गई। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। वुड के आज्ञा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा को भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत उपयोगी बताया गया था और व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चलाने की बात की गई, अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित विद्यालय खोलने की बात की गई, कानून की पढ़ाई कराने वाले विद्यालयों की बात खोलने की बात की गई, चिकित्सा विद्यालय खोलने की बात की गई और इंजीनियरिंग विद्यालय खोलने की बात की गई। सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मित्रों, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा भारतीय दोनों भाषाएं थी। फिर से सुने मित्रों, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा भारतीय दोनों भाषाएं थी। अगला आयोग मित्रों हंटर आयोग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जानते हैं। हंटर आयोग के अनुसार आयोग की जांच का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा और उन साधनों की खोज करना होगा जिनके द्वारा वह सर्वत्र प्रसार एवं प्रगति कर सके। फिर से सुन ले मित्रों, हंटर आयोग के अनुसार आयोग की जांच का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण साम्राज्य में
प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा और उन साधनों की खोज करना होगा जिनके द्वारा वह सर्वत्र प्रसार एवं प्रगति कर सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने हेतु 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। चेयरमैन हंटर के नाम से ही इसे हंटर कमीशन का नाम दिया गया। इसे सुनिए मित्रों, 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का नाम चेयरमैन हंटर के नाम पर हंटर कमीशन का नाम दिया गया। अगला पॉइंट है मित्रों, हंटर आयोग पहला आयोग था। हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त स्रोतों पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र थे: नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा, नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा, नंबर 3 उच्च शिक्षा, नंबर 4 सहायता अनुदान प्रणाली, नंबर 5 स्त्री शिक्षा, नंबर 6 मुस्लिम शिक्षा, नंबर 7 हरिजनों और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, नंबर 8 आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा और नंबर 10 धार्मिक शिक्षा। अगला पॉइंट है मित्रों, एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट मित्रों हम लोग जानते हैं एडम के विषय में पहले जान लेते हैं। विलियम एडम सन 1818 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट चर्च के धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। उनकी रुचि मिशनरी कार्य की अपेक्षा शिक्षा में अधिक थी। वह भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। फिर से सुन ले मित्रों, विलियम एडम्स सन 1818 में प्रोटेस्टेंट चर्च के धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। उनकी रुचि मिशनरी कार्य की अपेक्षा शिक्षा में अधिक थी। वह भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें बिहार तथा बंगाल में देशी शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर नियुक्त किया था। फिर से सुने मित्रों, 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बिहार तथा बंगाल में देशी शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए एडम को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया था और यहीं पर सर्वेक्षण करके एडम ने क्रमशः 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आइए मित्रों विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। एडम ने अपनी रिपोर्ट में देशी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सबसे पहले मित्रों हम लोग जान लेते हैं जो एडम्स थे, इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 1835 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। दूसरी रिपोर्ट 1838 ईस्वी में प्रस्तुत की थी और तीसरी रिपोर्ट 1839 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तो मित्रों एडम ने अपनी रिपोर्ट में देशी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे तथा एक शिक्षा योजना भी प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत शिक्षा योजना तैयार की जा सकती थी। इसी समय मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र को स्वीकार करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 फिर से सुन ले मित्रों 7 मार्च 1835
35 सेंचुरी को एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति घोषित कर दी थी। इसके 13 दिन बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपना त्यागपत्र देकर वापस इंग्लैंड चला गया था। तत्पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। जब एडम की रिपोर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष प्रस्तुत की, तब लॉर्ड मैकाले ने इसका घोर विरोध किया। लॉर्ड मैकाले उस समय लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान था। परिणाम स्वरूप लॉर्ड ऑकलैंड ने एडम की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने एडम की रिपोर्ट को असामयिक एवं अव्यवहारिक माना था। इस प्रकार एडम द्वारा किया गया 4 वर्षों का कठिन परिश्रम व्यर्थ चला गया और भारत में जनसाधारण के लिए देसी शिक्षा के विकास की योजना दफन हो गई। इससे एडम को भारी आघात पहुंचा और उसने तत्काल अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। अर्थात मित्रों, अंततोगत्वा एडम की रिपोर्ट को लॉर्ड ऑकलैंड ने पास नहीं किया और इस घटना से एडम को बहुत भारी मानसिक कष्ट पहुंचा और उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नोट पॉइंट देखते हैं मित्रों। नोट में पहला पॉइंट है 10 जून 1834। 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आए लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान नियुक्त किया था। दूसरा नोट पॉइंट है विलियम एडम सन 1818 में प्रोटेस्टेंट चर्च के धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। उनकी रुचि मिशनरी कार्य की अपेक्षा शिक्षा में अधिक थी। वह भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। तीसरा नोट पॉइंट है 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बिहार तथा बंगाल में देसी शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए एडम को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया था। अगला है मित्रों, अगला नोट पॉइंट है 1854 में सर चार्ल्स वुड कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के प्रधान थे। फिर से सुनिए मित्रों, 1854 में सर चार्ल्स वुड कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के प्रधान थे और इन्हीं के नाम पे, वुड के नाम पे ही 1854 का घोषणा पत्र, जिसे हम वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, वह 1854 में आया था। अगला है मित्रों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों के गिरते हुए स्तर की जांच कर विश्वविद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन किए जाने के लिए यह आयोग नियुक्त किया गया। फिर से सुनिए मित्रों, टॉपिक है हम लोगों का लॉर्ड कर्जन और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। भारतीय विश्वविद्यालयों के गिरते हुए स्तर की जांच कर विश्वविद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन किए जाने के लिए यह आयोग नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 ईस्वी में हुआ, यह लॉर्ड कर्जन के सानिध्य में हुआ। दूसरा पॉइंट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लाया गया।
मित्रों यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी की सिफारिशों के फलस्वरूप 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया गया। नोट पॉइंट फिर से देख लेते हैं मित्रों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी की सिफारिशों के फलस्वरूप 21 मार्च 1904 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया गया। दूसरा नोट पॉइंट है स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर हंटर कमीशन एवं वुड डिस्पैच ने विशेष बल दिया था। फिर से सुन ले मित्रों, स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर हंटर कमीशन 1882 एवं वुड डिस्पैच 1854 ने विशेष बल दिया था। अगला टॉपिक है हम लोग का मित्रों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964-66 ईस्वी। कोठारी आयोग का समय है 1964 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। फिर से सुनिए मित्रों, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों अर्थात प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर व उच्च स्तर के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगली व्याख्या मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा स्वर्गीय राजीव गांधी के काल में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में बांटा गया है। नई शिक्षा नीति 1986 की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता और दूसरा है केंद्र सरकार की भागीदारी। देश के विभिन्न प्रदेशों में उस समय शैक्षिक संरचना भिन्न भिन्न थी, अर्थात उसमें एक रूपता नहीं थी। यही कारण था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत कारगर सिद्ध हुई। नवीन शिक्षा नीति में अर्थात नई शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई है, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात कक्षा 10 के बाद 2 साल का इंटर होगा और 3 साल का ग्रेजुएशन होगा अर्थात BSc होगा। अगला पॉइंट है शिक्षा नीति 1986 की एक विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। फिर से सुनिए मित्रों, शिक्षा नीति 1986 की एक विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। अतः इसी क्रम में जो यहाँ पे कहा गया था कि जो 1986 की नई शिक्षा नीति है, इसका बीच बीच में मूल्यांकन किया जाएगा या उसका पुनरावलोकन किया जाएगा। तो इसी आधार पर 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें कतिपय संशोधन किए गए, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 कहा गया। फिर से सुन ले मित्रों,
अतः इसी क्रम में 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें कतिपय संशोधन किए गए, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। अगला पॉइंट है मित्रों, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1992 में पारित हुई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जाना जाता है। अगली व्याख्या मित्रों, यशपाल समिति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे शिक्षा बिना बोझ के नाम का शीर्षक दिया गया। फिर से सुन ले मित्रों, यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे शिक्षा बिना बोझ के या एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया था। इसमें अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई थी, जैसे छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए यशपाल समिति गठित की गई थी। अगली व्याख्या मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कुल 5 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान का वर्णन है। तृतीय अध्याय में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण प्रकरण का वर्णन है। पंचम अध्याय में व्यवस्थागत सुधार प्रकरण का वर्णन है। नोट पॉइंट देखते हैं मित्रों। नोट में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। अगला पॉइंट है मित्रों, अगली व्याख्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी के ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है विद्यार्थी के ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। अगला पॉइंट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, अर्थात छात्र केंद्रित हो। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, अर्थात छात्र केंद्रित हो। अगला पॉइंट कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों।
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। अगली व्याख्या मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है समायोजन का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। अगली व्याख्या मित्रों, NCFTE 2009 या शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 या NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। NCFTE 2009 का मुख्य उद्देश्य है योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, NCFTE 2009। NCFTE 2009 में कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। अब लो मित्रों, हम लोग यूनिट 3 की व्याख्या कर लेते हैं। इसमें पहली व्याख्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-1988 ईस्वी में पारित हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत पारित हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्रियान्वयन की सन 1992 में समीक्षा की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गईं, जैसे 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। दूसरा पॉइंट, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति हो जिसमें से 1 महिला हो। तीसरा पॉइंट, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली 4 वस्तुएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक उपकरण, जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक। सेकेंड, कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे ग्लोब, चार्ट आदि। तीसरा, खेल सामग्री व खिलौने। और चौथा, विज्ञान किट। अगली व्याख्या मित्रों, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट कार्यक्रम सन 1986 में NCERTE नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया गया। फिर से सुन लें मित्रों और सुधार कर लें। पी मोस्ट कार्यक्रम सन 1986 में NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ किया हुआ कार्यक्रम है। पी मोस्ट कार्यक्रम प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए।
अगली व्याख्या मित्रों, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT। फिर से सुनिए मित्रों, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम या SOPT। SOPT का पूरा नाम है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। SOPT का फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स। और किसी किसी बुक में SOPT का पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स भी मिलता है। अब इसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं मित्रों, SOPT के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993 से 1994 से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993 से 1994 से किया जा रहा है। अगला पॉइंट है मित्रों, SOPT का कार्यक्रम, SOPT के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष में 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रतिवर्ष है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1993-94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, अर्थात SOPT का कार्यक्रम वर्ष 1993-1994 से प्रारंभ किया गया है। अगली व्याख्या मित्रों, बेसिक शिक्षा परियोजना या BEP। बेसिक शिक्षा परियोजना को संक्षेप में हम BEP कहते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणात्मक सुधार तथा पूर्णता, तीसरा पॉइंट है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का चयन किया गया। यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। इसमें इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना शामिल था। अर्थात 5000 की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना शामिल था। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल था। फिर से सुन लीजिए मित्रों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल था। अगली व्याख्या मित्रों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ।
वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 22 जिले चुने गए। फिर से सुन ले मित्रों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। दूसरा पॉइंट, वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 22 जिले चुने गए। अगली व्याख्या है डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य। 6 से 11 वर्ग के सभी बच्चों का 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध करना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। दूसरा पॉइंट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ 1997 से प्रारंभ हुआ था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ 1997 से हुआ था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात डीपीईपी विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगली व्याख्या मित्रों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां। इस कार्यक्रम की रणनीतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। नंबर 2, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। तीसरा है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। चौथा है सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल। और 5वां है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। अगली हेडिंग है डीपीईपी परियोजना के कार्य। डीपीईपी परियोजना के कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। दूसरा पॉइंट है विद्यालय में बच्चों का ठहराव। अगली हेडिंग है मित्रों डीपीईपी के 2 अधिकार। डीपीईपी परियोजना के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्र में क्षमता एवं संवर्धन करना। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। तीसरा पॉइंट है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हास तथा उसमें हास और अवरोध लाना, अर्थात जो बच्चों का ठहराव है उसमें कमी लाना। अगला है मित्रों, अगली हेडिंग है डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य। पहला पॉइंट है 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना तथा धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। अगला पॉइंट है मित्रों बेसलाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति स्तर में 25% तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। अगली व्याख्या मित्रों विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। अगली व्याख्या मित्रों विद्यालयी शिक्षा की तैयारी। विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। फिर से सुने मित्रों, अगली व्याख्या है विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को ही विद्यालय शिक्षा की तैयारी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं
और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। फिर से सुन ले मित्रों, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। अगली व्याख्या मित्रों, संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। संपूर्ण साक्षरता मिशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य केरल है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए निम्नलिखित अभिकरण उत्तरदायी हैं, जैसे जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। कुल साक्षरता अभियान TLC भारत में वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख रणनीति है। फिर से सुन लीजिए मित्रों, कुल साक्षरता अभियान या TLC भारत में वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख रणनीति है। यह दृष्टिकोण एक शक्तिशाली और व्यवहारिक मॉडल है जो भारत में साक्षरता दृश्य में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में मदद करता है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या NLM की प्रमुख रणनीति का गठन करता है। यह TLC क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवी आधारित, लागत प्रभावी और परिणाम उन्मुख है। पूर्णविराम। साक्षरता और संख्यात्मकता के निर्धारित मानदंडों के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। शिक्षा पूरी प्रक्रिया में केंद्र बिंदु है। सीखने के परिणाम का माप निरंतर, अनौपचारिक और भाग लेने वाला है। अगली व्याख्या मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान या सर्व साक्षरता अभियान। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। फिर से सुनिए मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है, वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालयी शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना। दूसरा पॉइंट है, सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। अगला पॉइंट है, सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटें, शिविर आदि में पढ़ें।
अगली व्याख्या मित्रों, NPEGEL या नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। बालिकाओं की उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। अगली हेडिंग है मित्रों, NPEGEL का क्षेत्र। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियों में NPEGEL का सेंटर खोला जाता है। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। फिर से सुनिए मित्रों, NPEGEL परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई। अगली हेडिंग मित्रों, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर चलाया जाता है। स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। अगली व्याख्या मित्रों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना। दूसरा पॉइंट है बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना। तीसरा पॉइंट है बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। चौथा पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई। फिर से सुने मित्रों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का प्रावधान। विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। फिर से सुने मित्रों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है मित्रों, KGBV या कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना में 3 वर्ष तक अर्थात कक्षा 6, 7 और 8 तक शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। अगला पॉइंट है KGBV अर्थात कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पिछड़े स्थानों पर खोले जाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है, जो कि शिक्षा से वंचित छात्राओं को शिक्षित करने के लिए रामबाण सिद्ध हुआ है। इस प्रकार के विद्यालयों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को अध्ययन के लिए प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का स्वरूप पूर्णतः आवासीय है।
इसमें अर्थात कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना में 75% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी के लिए होंगी तथा शेष 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बालिकाओं के लिए होंगी। अगली व्याख्या मित्रों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया। फिर से सुने मित्रों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया। अगली व्याख्या मित्रों, ECCE कार्यक्रम। मित्रों, ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मित्रों, ECCE का संचालन सन 1983 ईस्वी से हुआ, जिसका हिंदी नाम है अर्थात ECCE का हिंदी नाम है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य है शिशु संचार माध्यम प्रयोगशाला किट के प्रबंधन तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन या NGO तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना, जिससे आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का विकास हो सके। फिर से सुन ले मित्रों, ECCE का संचालन सन 1983 ईस्वी से हुआ। पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य है शिशु संचार माध्यम प्रयोगशाला किट के प्रबंधन तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन या NGO तथा अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना, जिससे आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों का विकास हो सके। अगली व्याख्या मित्रों, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE। फिर से मित्रों सुन लें, ECCE की हिंदी होती है आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला। अर्थात ECCE यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। फिर से सुन ले मित्रों, आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना या ECCE यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशन में ECCE योजना 10 राज्यों में चल रही है। ये राज्य निम्नलिखित हैं, अर्थात ECCE योजना बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगली व्याख्या मित्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। मित्रों, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। फिर से सुनिए मित्रों,
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। अगली व्याख्या मित्रों, मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण या मिड डे मील योजना। मित्रों, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 ईस्वी से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। फिर से सुने मित्रों, मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रति छात्र जिसकी महीने में 80% उपस्थिति है को 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं या चावल प्रति माह की दर से वितरित किया जा रहा था। फिर से सुने मित्रों, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति छात्र जिसकी माह में उपस्थिति 80% है को 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं या चावल प्रति माह की दर से वितरित किया जा रहा था। लेकिन यह योजना 2004 से पहले चल रही थी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। फिर से सुन लीजिएगा, 2004 से पहले इस योजना के तहत प्रति छात्र जिसकी माह में 80% उपस्थिति है को 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं या चावल प्रति माह की दर से वितरित किया जा रहा था। अगला पॉइंट, 1 सितंबर 2004 के बाद 1 सितंबर 2004 के बाद अर्थात 1 सितंबर 2004 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाने लगा। फिर से सुन ले मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाने लगा। यहाँ साप्ताहिक मेनू के आधार पर भोजन मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पुष्टाहार सुलभ कराने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना है, जिससे नामांकन की गति आगे बढ़े और विद्यालय छोड़ने की गति घटे। यही मिड डे मील योजना का लक्ष्य है। और अंतिम व्याख्या मित्रों, छात्रवृत्ति वितरण। अंतिम व्याख्या मित्रों छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर। तो इसको समझ लेते हैं मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, उनको ड्रेस दिया जाता है और बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है और बच्चों के स्टेशनरी का पैसा भी माता पिता के खातों में भेजा जा रहा है। अभी इसी अगस्त महीने में अर्थात अगस्त 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये भेजे हैं, जिससे बालक अपने गणवेश को खरीद लें और स्टेशनरी से संबंधित सामान खरीद लें। और मित्रों, छात्रवृत्ति वितरण का भी प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो मित्रों, अंतिम व्याख्या थी छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक बालक जो 6 से 14 वर्ष का है 100% शिक्षा को ग्रहण करे, अर्थात कोई भी बालक छूट न जाए, अर्थात सभी बालक शिक्षा को ग्रहण करे। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण करती है, अन्य प्रोत्साहन योजना भी देती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी देती है, उनको ड्रेस भी देती है, किताबें भी देती है, और यहाँ तक कि पहनने के लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करती है, उसके लिए पैसे भी देती है, और बच्चों को अब बैठने के लिए बोरी की जगह पे फर्नीचर दिया जा रहा है। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को आज का टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।